ज्यादा, किसी भी जानवर के हार्ड पार्ट्स के फॉसिल्स बनने की संभावना ज्यादा रहती है, राइट। फॉसिल किसी चीज का इंप्रेशन भी हो सकता है। हजारों लाखों साल पहले कोई जानवर धरती पे रहे कि शांत बैठने के लिए समय मत निकालो, और मान लीजिए कि कोई बर्ड है वो किसी नदी में डूब के मर गया, बिल्कुल नीचे जमीन पे सतह पे चला गया और उसका एक इंप्रेशन, एक छाप बन गई सेडिमेंट्री रॉक पे और वो खराब नहीं हुई हजारों लाखों साल बाद, तो वो इंप्रेशन भी तो उसका फॉसिल कहलाएगा, जैसा कि आर्क्योप्टेरिक्स के केस में। ठीक है जी ना। कई बार क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट्स प्लांट्स के द्वारा सिक्रीट किए गए जो रेजिन्स होते हैं, एम्बर जो है रेजिन्स में ट्रैप हो जाते हैं। मान लीजिए कोई मॉस्किटो है, एक कोई प्लांट है, वो कुछ रेजिनस मटेरियल सिक्रीट कर रहा है, कोई मच्छर आके उसमें फंस गया, रेजिन में ट्रैप हो गया, वो हजारों साल तक एज इट इज रहेगा, राइट, क्योंकि वहां पे कोई बैक्टीरियल एक्शन, कोई टेम्परेचर का एक्शन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसे खराब नहीं कर सकते। ठीक है। आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी, उसमें आपको याद है क्या करते हैं वो साइंटिस्ट, कि भाई एक मॉस्किटो का फॉसिल मिला, उसने किसी डायनासोर का खून चूसा था और वहीं से वो उसका डीएनए निकाल लेते हैं और फिर वो डायनासोर्स बनाते हैं। हैव यू सीन दैट, राइट? ग्रेट। नाउ हमें फॉसिल्स मिलते कहां से हैं भाई? देखिए आप इस स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है, जब आप खुदाई करते हैं किसी जगह की, किसी भी पर्पस के लिए हम कर रहे हैं, सो धीरे धीरे मान लीजिए हमें कुछ हड्डियां मिलनी शुरू हुई, कुछ दांत मिलने शुरू हुए, सो वहां से हमें आइडिया लगता है कि जमीन के नीचे यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स हो सकते हैं। अच्छा, इवन पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल्स भी होते हैं, पैलियानो फॉसिल्स कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स में आपने पढ़ा था ना, स्पोरोपॉलन इन हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है, खराब नहीं होता वो। सो पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल्स जहां से मिले जमीन में से, पैलियानो फॉसिल्स कहते हैं उसे। दैट्स एन इंडिकेशन कि यहाँ पे पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स हो सकते हैं, क्रूड ऑयल जो है पेट्रोलियम, वो मिल सकता है हमें जमीन में जहां से हमें पैलियानो फॉसिल्स मिले। चलिए देखते हैं दैट हाउ आर द फॉसिल्स फॉर्म्ड, ये बनते कैसे। मान लीजिए हम बात करें लाखों साल पहले, ऑर्गेनिजम्स ऑफ सर्टेन इरा, इराज एंड एपॉक्स हम पढ़ेंगे, आपको हल्का सा आइडिया तो होगा। एजोइक इरा, आर्कियोजोइक इरा, प्रोटीरोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा, सेनोजोइक इरा। सो रेप्टाइल्स वर डोमिनेंट ड्यूरिंग व्हिच एरा? बताइए। द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स जिसे हम कहते हैं, दैट इज मीजोजोइक एरा, जिस समय रेप्टाइल्स का, डायनासोर्स का साम्राज्य था। फिर अचानक ही कुछ हुआ कि डायनासोर्स विलुप्त तो हो गए, वो खत्म हो गए। हम आज तक इसे क्लियरली नहीं समझ पाए कि डायनासोर्स खत्म क्यों हुए। अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि कोई मेटेओराइट, कोई धूमकेतु आकर के टकराया धरती पे और उन्होंने डायनासोर्स को खत्म कर दिया। तो फिर डायनासोर्स ही क्यों खत्म हुए, बाकी सब जानवर क्यों नहीं खत्म हो गए? एक थ्योरी ये कहती है कि हर 70,000 साल बाद अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल बनता है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा तब तो। लेकिन तब भी डायनासोर्स ही क्यों मरे, बाकी जानवर क्यों नहीं मरे? एक थ्योरी ये कहती है कि भाई वो इतने ओवर स्पेशलाइज हो गए थे, इतने ज्यादा साइज में बड़े हो गए थे कि अपना पेट भर पाना उनके लिए मुश्किल हो गया था, अगेंस्ट द ग्रेविटी अपने आप को उठा करके चल पाना ही मुश्किल हो गया, तो स्वयं उनका ओवर स्पेशलाइज हो जाना उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। टेम्परेचर चेंजेस उस समय हुए एक्सट्रीम में, आइस एज शायद रहा हो, कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण वो मर गए, बिकॉज वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे। आई मीन बहुत सारे कंसेप्ट्स दिए गए हैं, बट नन ऑफ देम इज कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी कि डायनासोर्स विलुप्त क्यों हो गए। चलिए हम ये जानते हैं कि फॉसिल्स बनते कैसे हैं, राइट जी। सो आपके सामने लिखा है दैट ऑर्गेनिजम्स ऑफ सर्टेन इरा, देखो जी ये रहा जी डायनासोर हमारा, ये मर गया, डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसी भी वजह से, मान लो कोई बीमारी फैल गई थी उस समय कि ये मर गया। अब ये मर गया तो इट गॉट कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, इसके ऊपर धीरे धीरे चीजें डिपॉजिट होने लगी। भाई ये भी हो सकता है कि और जानवरों ने इसका मांस खा लिया हो, यस ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। हार्ड पार्ट्स नहीं खाए, सॉफ्ट पार्ट्स खा लिए, मिट्टी डिपॉजिट होती गई उसके ऊपर, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स। अच्छा आप ये बात जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स मिलते हैं। अब आप देखिए बॉडी डिकम्पोज हो गई, द सॉफ्टर बॉडी पार्ट्स बैक्टीरियल एक्शन के कारण, फंगल एक्शन के कारण, या और इंसेक्ट्स ऑर्गेनिजम्स ने सॉफ्टर बॉडी पार्ट्स को खा लिया, बॉडी डिकम्पोज हो गई।
लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते गए, एक दबाव भी बनता जाएगा, तापमान भी बढ़ता जाएगा, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा बॉडी के ऊपर। प्रेशर क्रिएटेड रॉक्स लीडिंग टू फॉसिलाइजेशन। अब इतनी ज्यादा सेडिमेंट्री जो लेयर्स हैं सेडिमेंट्स की वो डिपॉजिट होंगी, तो स्वाभाविक सी बात है एक दबाव क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएटेड रॉक्स, रॉक्स बने दैट लेड टू द फॉसिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने कहा कि हार्डर बॉडी पार्ट्स के फॉसिलाइज होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक इंप्रेशन पड़ गया कहीं पे किसी रॉक पे और वो एज इट इज मेंटेन रहा। एज यू कैन सी है, फॉसिल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंप्रेशंस एंड दे कैन बी मिनरलाइज्ड बोन्स आल्सो। टीथ भी हो सकते, दांत भी हो सकते। जमीन की जो लेयर्स है नीचे, जियोलॉजी अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि वहां भी मूवमेंट्स हो रही हैं कई तरह की, है ना। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अर्थक्वेक्स भी आते हैं। अर्थ के बिल्कुल डीपर कोर्स में जाएं तो चीजें पिघली हुई हैं, तापमान इतना ज्यादा है, लावा है पूरा एक तरह से। सो कई बार प्रेशर के कारण अर्थ की लेयर्स अप डाउन हुई, तो नीचे के फॉसिल्स ऊपर भी आ सकते हैं, ऊपर के फॉसिल्स नीचे भी जा सकते हैं। तो सिर्फ फॉसिल्स कितना डीप लेयर से मिले इसके आधार पे ही उनकी एज का अंदाजा लगाना इतना एक्यूरेट नहीं होता। आई एग्री, डीपर लेयर से मिलने वाले फॉसिल्स की प्रोबेबिलिटी है कि वो पुराने हैं, और जो ऊपर ऊपर की लेयर से मिले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो नए हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उनकी लोकेशन के आधार पे आप कह दें कि जो डीपर लेयर से मिले हैं भाई वो पुराने ही होंगे। अर्थ की जो लेयर्स हैं उनमें भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो वही बात लिखी है, अर्थ मूवमेंट मूव्स द रॉक्स अप, ग्रेजुअल इरोजन एक्सपोजेस द फॉसिल। तो फॉसिल एक्सपोज होके बाहर को आ सकते हैं। ठीक है जी, एज यू कैन सी है, देखिए। सो मान लीजिए किसी भी जगह पे किसी कारणवश कोई खुदाई हम करने जा रहे हैं और हमें अचानक ही पता चले कि भाई हमें तो हड्डियां मिलनी शुरू हुई हैं। अलग अलग मेथड्स होते हैं फॉसिल्स की एज को जानने के। कार्बन 14 मेथड है, लेड यूरेनियम मेथड है, पोटाशियम आर्गन मेथड है। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग आउट द age of the fossils. There's one method called electron spin resonance method. That is the most accurate method. इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, इसकी डिटेल में आपको नहीं जाना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। जो बात मैं आपसे कह रहा था वही लिखी हुई है। द ओल्डर फॉसिल्स आर फाउंड इन द बॉटम लेयर्स एंड रिलेटिवली यंगर फॉसिल्स आर फाउंड ऑन द टॉप लेयर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, ओल्डर फॉसिल जो पुराने हैं दे आर इन द बॉटम लेयर्स, जो रिलेटिवली यंगर है वो अपर लेयर्स में। सो आप देख सकते हैं ओल्डर फॉसिल्स को हमने नीचे दिखाया है, यंगर फॉसिल्स को ऊपर दिखाया है, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, राइट। फॉसिल रिकॉर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ इधर, प्रोटीरोजोइक, साइल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, देन यहाँ पे क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक पीरियड, राइट जी, कितने मिलियन ईयर अगो की बात हो रही है। यहाँ पे यू कैन सी सीनोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा। तो ये एरास के बारे में आपको बताऊंगा मैं, एजोइक एरा, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। We'll discuss about these eras and epochs. The fossil record is the ordered sequence in which fossils are found in different layers of the rocks. एक orderly arrangement, एक sequence है, right जी? चल आगे बढ़ते। The rocks of early era, अगर हम लाखों करोड़ों साल पहले चले जाएंगे प्रोटीरोजोइक एरा में, they contain less number of fossils than the rocks of later era, and only fossils of simple marine invertebrates are found in these rocks. कहने का मतलब है अगर आप बहुत ज्यादा पुराने समय की बात करें, करोड़ों साल पहले आप प्रोटीरोजोइक एरा की बात करें, तो उस समय जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं, एक तो उनकी संख्या कम है, और वो फॉसिल्स कौन से एनिमल्स के हैं, सिंपल मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स के। तो इसका मतलब है जो हम डायनासोर्स की बात कर रहे हैं, बड़े जानवरों की, वो इतने पुराने नहीं है, वो प्रोटीरोजोइक एरा के नहीं है, वो मीजोजोइक एरा के हैं।
पहले भी मैंने कहा मीजोजोइक एरा इज द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। अब ऐसा क्यों है, जो बात मैंने अभी अभी कही? इट इज ड्यू टू द फैक्ट that the life first originated in sea as a simple form। ये तो हम जानते हैं, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, बिल्कुल सिंपल फॉर्म्स में। नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंसेस मिले, सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, बायोमॉलिक्यूल्स बने। That all we have discussed in origin of life, and life originated in water because water is an excellent solvent. Water provides maximum chances of molecular interaction. Next point, fossils were not in plenty in the beginning as they were in the later stage। तो शुरुआत में करोड़ों साल पहले के जो आप फॉसिल्स देखें, वहां पे आपको इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, संख्या में कम मिलेंगे उस समय, क्योंकि तब अभी लाइफ का ओरिजिन ही हुआ था। ओके, फॉसिल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, जीवाश्म जो है क्या पता चलता है इनसे? पहला पॉइंट, gives clues to organisms that are long extinct। कई जानवर ऐसे हैं, कई स्पीशीज ऐसे हैं जो हजारों लाख साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए, हमें उनके बारे में पता ही नहीं था। जब हम फॉसिल्स को स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई इस तरह के जानवर भी पहले कभी हुआ करते थे धरती पे। देन fossils show intermediate forms of species as they underwent speciation। जैसे जैसे स्पीशीज बने होंगे उनकी कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म्स आई होंगी। जैसे अभी हम आर्कियोप्टेरिक्स का जिक्र करेंगे, कनेक्टिंग लिंक रहा रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में, तो ऐसी ट्रांजिशनल फॉर्म्स भी हमें फॉसिल्स के रूप में देखने को मिलती हैं। तो हमें स्पीसिएशन प्रक्रिया के बारे में पता चलता है। By comparing fossils from different species, जब हम अलग अलग स्पीशीज के फॉसिल्स को कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, we can figure out that which species are related to other species। मतलब आपस में कितना गहरा संबंध है स्पीशीज का, ये सब बातें हमें फॉसिल्स के अध्ययन से पता चलती है। तो क्या क्या बातें पता चलती कि हजारों लाखों साल पहले किस तरह के स्पीशीज रहे होंगे जो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, राइट जी? एंड किस प्रकार से स्पीसिएशन हुआ होगा, एक स्पीशीज दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, ये सारी चीजें हमें पेलिएंटोलॉजी से पता चलती है। अच्छा, एक होता है पेलियोबॉटनी, एक होता है पेलियोजूलॉजी। शैल आई राइट हियर? पेलियोजूलॉजी। व्हाट इज पेलियोजूलॉजी? It is study of animal fossils। Study of animal fossils। And what is paleobotany? Study of plant fossils। It is study of plant fossils। कॉप्रोलाइट तो मैंने आपको पहले ही बता दी, राइट? फॉसिलाइज्ड एक्सक्रीटा, पेलेनोफॉसिल्स, पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल्स। चलिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, दिमाग की बत्ती जला देगा। कार्बन 14 डेटिंग, कार्बन डेटिंग भी बोल देते हैं जी। कार्बन डेटिंग, इट इज अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट containing organic material by measuring amount of carbon 14 present। आपने कार्बन के बारे में पढ़ा है, कार्बन 14 यू नो, है ना, रेडियो एक्टिव। समय के साथ धीरे 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 जो है डिसइंटीग्रेट होता जाता है, रेडियो एक्टिविटी कम होती जाती है। तो यही हम जान पाते हैं हाफ लाइफ, पढ़ी है ना आपने आइसोटोप्स के केस में केमिस्ट्री में। So that is one of the methods, carbon 14 dating। Then there is lead uranium method, there is potassium argon method, and जो मैंने आपको कहा है ना most accurate method, लिख लो एक बार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, electron spin resonance, it is the most accurate method for finding out the age of the fossils। ट्रांजिशनल फॉसिल्स क्या है? चलो सुनो, आर्कियोप्टेरिक्स का जिक्र तो हम कर रहे थे, आ गया जी हमारे सामने आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, और ये रहा जी उसका फॉसिल। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका जो है,
It was a connecting link between reptiles and birds. अब ये हमें कैसे पता चला? भाई इसका जो फॉसिल हमें मिला ये रहा. The fossil is just in the form of an impression on a sedimentary rock. Fossil is in the form of an impression on a sedimentary rock. It's kept in British Museum and it was discovered by Andreas Wagner from a place called Bavaria which is in Germany. लिखा होगा अभी आप पढ़ लेंगे उसे भी. तो जब हमने इस फॉसिल को ऑब्जर्व करा हमने देखा भाई बर्ड जैसा लग रहा है, इसके पंख भी हैं पर इसके दांत भी हैं. अब आपको याद होगा अगर मैं एक बर्ड की चोंच बनाऊं ऐसे तो बर्ड्स में दांत होते हैं क्या? चिड़िया के दांत होते हैं? नहीं होते ना. तो एक ऐसा बर्ड का फॉसिल मिला जिसमें दांत थे. तो कुछ फीचर्स रेप्टाइल जैसे थे, कुछ फीचर्स बर्ड जैसे थे. तो इसका मतलब है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर रिलेटेड. इस फॉसिल ने हमें ये बताया कि कुछ ट्रांजिशनल फॉर्म्स भी रही हैं इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो रिलेशनशिप्स बताती हैं दो अलग-अलग ग्रुप्स में. पढ़ते हैं. ऑर्गेनिजम्स यानी फॉसिल्स showing intermediate condition between ancestral forms and the corresponding descendants. इनको ट्रांजिशनल फॉसिल या मिसिंग लिंक्स कहते हैं. तो मिसिंग लिंक आप कह सकते हैं ऐसे कनेक्टिंग लिंक जो अब जिंदा नहीं है. मिसिंग लिंक्स आर दोज कनेक्टिंग लिंक्स व्हिच आर नो मोर, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं. फॉसिल है, आर्कियोप्टेरिक्स अब जिंदा नहीं है. किसी नदी में डूब करके ये मर गया और जमीन पे नीचे जाके इसका एक छाप पड़ गई. राइट. रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में ये आर्कियोप्टेरिक्स एक ट्रांजिशनल फॉर्म है, इंटरमीडिएट है. इट इज नॉट लिविंग नाउ. इसका सिर्फ फॉसिल है हमारे पास. राइट जी. सो आर्कियोप्टेरिक्स इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशनल फॉसिल बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मॉडर्न बर्ड्स व्हिच बिलोंग टू क्लास एप्स. अब ये बात लिखो. आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका का जो फॉसिल है इट वाज डिस्कवर्ड 1861 में. चलो ईयर आप मत याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाय एंड्रियस वैगनर फ्रॉम बवेरिया व्हिच इज इन जर्मनी. लेट मी टेल यू ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा. क्या इसकी बोन्स मिली यहां? क्या इसका एक्सक्रीटा मिला है हमें? बोन्स हैं, एक्सक्रीटा है, क्या है फॉसिल? इसका इंप्रेशन, एक छाप है. Important. Fossil is in the form of an impression on a sedimentary rock and it is kept in British Museum. दिख रहा है आपको ये कैसे टेढ़ा मेढ़ा सा गर्दन देखिए इसकी. चलिए. आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ कैरेक्टर्स बर्ड्स वाले देखने को मिले और कुछ कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स वाले. तो एवियन कैरेक्टर्स एंड रेप्टिलियन कैरेक्टर्स. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जहां पे ये बात भी पूछी हुई है कि आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल में एवियन फीचर्स कैसे थे, रेप्टिलियन फीचर्स कैसे थे. तो इसकी हल्की सी जानकारी रखना आवश्यक है आपके लिए. बर्ड्स वाला एक फीचर था कि इसमें फेदर्स थे, पंख थे. बॉडी में बर्ड्स उड़ते हैं, दे हैव फेदर्स. फेदर्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल स्केल्स, ये भी आप जानते हैं. Jaws modified into beak. भाई इसकी चोंच भी थी. तो बर्ड्स में चोंच होती है, ये रही जी चोंच. फोरलिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये भी एवियन फीचर है. इसमें फोरलिम्स जो है वो विंग्स में मॉडिफाइड थी. तो विंग्स है, फेदर्स है, बीक है. इंटीमेट फ्यूजन ऑफ द स्कल बोन्स एज सीन इन बर्ड्स. बर्ड्स की स्कल बोन्स बड़ा इंटीमेटली फ्यूज्ड होती हैं. इनफैक्ट बर्ड्स का जो स्केलेटन है वो कई तरह की मॉडिफिकेशन शो करता है. बोन्स न्यूमेटिक भी होती हैं, हॉलो होती हैं क्योंकि उन्हें उड़ना है, वजन कम होना चाहिए. बोन्स फ्यूज्ड भी होती हैं. तो ये पहले तीन फीचर्स तो आप जरूर याद रख लीजिएगा. इसमें फेदर्स, इसमें बीक और इसके फोरलिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स. ये फीचर्स कौन से हो गए आर्कियोप्टेरिक्स के? जो बर्ड्स वाले फीचर हैं जिन्हें हमने एवियन फीचर्स कहा. अब हम जिक्र करते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल्स वाले फीचर्स क्या थे. यहां पे बोन्स नॉन न्यूमेटिक है. बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक. बर्ड्स में न्यूमेटिक है. अभी अभी जिक्र किया ना. न्यूमेटिक वर्ड किसको रेफर कर रहा है? हॉलो, खोखली हड्डियां. इसमें नहीं है. तो ये फीचर रेप्टाइल वाला हो गया. जॉज आर प्रोवाइडेड विद टीथ, वेरी इंपॉर्टेंट. बर्ड्स में दांत नहीं होते. टीथ आर एब्सेंट इन बर्ड्स. रेप्टाइल्स का फीचर है टीथ. तो ये रेप्टिलियन फीचर है. स्टर्नम वीक है इनमें. बर्ड्स में स्टर्नम स्ट्रांग होती है, रेप्टाइल में वीक है.
प्रेजेंस ऑफ फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे एज फाउंड इन लिजर्ड्स। कॉर्डल वर्टिब्रे समझते हैं, पूंछ वाले वर्टिब्रा, टेल वर्टिब्रे। आपको याद होगा बर्ड्स में तो टेल वर्टिब्रे आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ सिंगल बोन कॉल्ड, कैन एनीवन टेल मी, टेल वर्टिब्रे। इंटरेस्टिंग बात पूछी है मैंने, देखते हैं किसको याद है, एनिमल किंगडम में बताया था। टेल वर्टिब्रे आर फ्यूज्ड in birds to form a single bone that is called pygostyle. Single bone and that is called pygostyle. ठीक है, बर्ड्स में विशबोन भी तो बताई थी, फर्क्यूला, सिंसेक्रम, बर्ड से रिलेटेड कितनी सारी चीजें बताई थी मैंने आपको एनिमल किंगडम में। ठीक है जी। सो एवियन फीचर पाइगोस्टाइल है, पर इसमें ये वाला पाइगोस्टाइल नहीं है, यहाँ पे फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे हैं लेजर्ड्स के जैसे। तो आप समझे, आर्कियोप्टेरिक्स जिसका फॉसिल एक इंप्रेशन की फॉर्म में एंड्रियस वैगनर ने ढूंढा, जब हमने इस फॉसिल को ऑब्जर्व करा तो हमें पता चला इसमें रेप्टाइल्स के फीचर्स भी हैं, इसमें बर्ड्स के फीचर्स भी हैं। ये अब जिंदा नहीं है, फॉसिल है सिर्फ इसका। तो ये हमें ये बता गया कि बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। ये बात मैंने आपको एनिमल किंगडम में भी बताई थी। तो जब हम ट्रांजिशनल फॉर्म्स का जिक्र करते हैं जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, ऐसी और भी ट्रांजिशनल फॉर्म्स हैं। सो हम लिख लेंगे जी अदर ट्रांजिशनल फॉर्म्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। नाम अंडरलाइन कर रहा हूं, इच्थायोस्टेगा, सेमोरिया, लाइसिनोप्स, साइनोगनेथर्स। टेक्निकल से नाम है, चलो लिखो आराम से, घबराने की बात नहीं है, याद हो जाएंगे। नंबर 1 इच्थायोस्टेगा, नंबर 2 सेमोरिया, नंबर 3 लाइसिनोप्स एंड नंबर 4 साइनोगनेथर्स। क्या है ये इच्थायोस्टेगा? प्रिमिटिव फॉसिल एम्फीबियन, एम्फीबिया में रखा गया एंड इट्स अ मिसिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। इच्थायोस्टेगा, यू नो इच्थायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस। तो ये इच वर्ड ही हमें क्लू दे रहा है कि ये एक मिसिंग लिंक है स्पाइसेस यानी फिशेस एंड एम्फीबियंस के बीच में। ऐसे ही जो सेमोरिया है, अब सेमोरिया, डायनासोर्स, सौरिया, लिजर्ड, रेप्टाइल, तो ये एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया के बीच में है। सेमोरिया जो है मिसिंग लिंक या ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इच्थायोस्टेगा फिशेस एंड एम्फीबियंस, सेमोरिया amphibians and reptiles, Lycinops, mammal like reptile। देखो रेप्टाइल के बाद बर्ड्स आते हैं, फिर मैमल्स आते हैं। यहां पे हमें एक ऐसा ट्रांजिशनल फॉर्म मिल रहा है जो डायरेक्टली रेप्टाइल और मैमल को लिंक कर रहा है ना, लाइसिनोप्स। मैमल लाइक रेप्टाइल, मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ठीक है जी, ये मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स हो गया। साइनोगनेथर्स, साइनोगनेथर्स जो है मैमल लाइक रेप्टाइल, इट हैड कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इट वाज वन ऑफ द एंशिएंट रेप्टिलियन एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स। तो ये जो लाइसिनोप्स एंड साइनोगनेथर्स है, ये दोनों ही रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच का एक तरह का मिसिंग लिंक शो करते हैं। हमने आर्कियोप्टेरिक्स पढ़ा, हमने इच्थायोस्टेगा पढ़ा, सेमोरिया पढ़ा, लाइसिनोप्स पढ़ा एंड साइनोगनेथर्स। साथ साथ याद कर लीजिए, लिखिएगा इन टर्म्स को। आई कैन अंडरस्टैंड थोड़े से टेक्निकल नाम है, भूल सकता है इंसान, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखना भी हमारे कंट्रोल में है। याद रखने के तरीके आपको हमेशा बताता हूं कि लिख लिख के याद कीजिए। ओके जी, अब हम जिक्र करते हैं कुछ कनेक्टिंग लिंक्स का। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से
आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बुक्स में ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां पे आपको अलग अलग एनिमल ग्रुप्स के बीच के कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में पूछा गया है। सो होते क्या है कनेक्टिंग लिंक्स? Organisms which possess characters of two different groups are called connecting links. वो दो डिफरेंट ग्रुप्स, दो फाइलम भी हो सकते हैं, है ना? जरूरी नहीं है, वो दो ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ग्रुप वर्ड जर्नल कह दिया हमने। जैसे एग्जांपल्स में नंबर 1 यूग्लीना। यूग्लीना याद है जी आपको? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यूग्लीना फ्लैजेला की मदद से मूव करता है। यूग्लीना शोज मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक भी अपना खाना खुद बना लेता है, सेप्रोफिटिक भी है ना? तो मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो यूग्लीना कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में। अच्छा, आपको पता वायरसेस को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। वायरसेस जो होते हैं दे आर काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट वायरस नॉन लिविंग है। जब वायरस होस्ट के शरीर में चला गया, इट यूटिलाइजेस सेलुलर मशीनरी ऑफ द होस्ट, तब वो लिविंग है। ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल कनेक्टिंग लिंक में, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, प्रोटीरोस्पोंजिया। नाम से अंदाजा लग रहा है, प्रोटोजोआ और स्पॉन्जेस। प्रो वर्ड प्रोटोजोआ से ले लिया, स्पॉन्जिया वर्ड पॉरीफेरा से, स्पॉन्जेस बिलोंग टू पॉरीफेरा। So Proterospongea is a link between protozoa and porifera, sponges. Another important connecting link is Neopilina. इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन Annelida and Mollusca. मोलस्का फाइलम पढ़ाते समय भी नियोपाइलिना गैलेथे का जिक्र किया था। नियोपाइलिना इज द ओनली सेगमेंटेड मॉलस्क। मॉलस्क्स में सेगमेंटेशन नहीं होता। एनालिडा में सेगमेंटेड बॉडी है, मेटामियोज हैं, सेगमेंट्स हैं, मॉलस्का में नहीं। नियोपाइलिना इज द ओनली सेगमेंटेड मॉलस्क। नेक्स्ट इज पेरीपेटस, इंपॉर्टेंट, वॉकिंग वर्म भी कहते हैं। मैं लिख दूं यहां पे, पेरीपेटस को वॉकिंग वर्म भी कहते हैं, वॉकिंग वर्म। It is connecting link between Annelida and Arthropoda. So Annelida और मोलस्का के बीच में नियोपाइलिना, Annelida and Arthropoda के बीच में पेरीपेटस। इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं यहां पे, ये दोनों ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, स्फीनोडॉन। स्फीनोडॉन सुना आपने? जब हमने रेप्टिलिया पढ़ा था एनिमल किंगडम में, तो स्फीनोडॉन का जिक्र करा था। Sphenodon is a connecting link between amphibians and reptiles. Sphenodon, also called tuatara. It's found in New Zealand. It's at the verge of extinction. Sphenodon की एक खास बात बताई थी that it has highly developed third eye, which is also called parapineal eye or the third eye. It is capable of light perception, right? Then एग लेइंग मैमल्स जो हैं, अंडे देने वाले मैमल्स, कौन से ग्रुप में आते हैं अंडे देने वाले मैमल्स? प्रोटोथीरिया में। मैमल्स में आपको याद होगा हमने प्रोटोथीरिया पढ़ा था, उसमें एक ऑर्डर पढ़ा था मोनोट्रीमेटा। मोनोट्रीम्स है, एनिमल किंगडम में बताया था, अंडे देने वाले मैमल्स भी होते। सो एग लेइंग मैमल्स, ऑर्निथोरिंकस यानी डक बिल प्लेटिपर्स, टैकीग्लॉसस या एकिडना जिसे स्पाइनी एंटीटर भी कहते हैं, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। और ये जिंदा है, ये मरे नहीं है। ऐसे रेप्टाइल और मैमल का कनेक्टिंग लिंक आपको एक पहले भी बताया मैंने, थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, साइनोगोनेथस, लाइसेनॉप्स, है ना? वो तो ट्रांजिशनल फॉर्म्स है, वो तो मर चुके, ये जिंदा है। तो आपने देखा कि अलग अलग फाइलम जिनका हम जिक्र कर रहे थे एनिमल ग्रुप्स का, आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फॉर्म्स मिल जाती हैं जो दो ग्रुप्स के फीचर्स शो कर रहे हैं, दे आर कनेक्टिंग लिंक्स। जैसे बेलानोग्लॉसस जो है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। बेलानोग्लॉसस याद है ना, एनिमल किंगडम में पढ़ा था। टंग वर्म भी जिसे कहते हैं, ऑक्स टंग भी कहते हैं। सो बेलानोग्लॉसस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, राइट? बाकी सारे कनेक्टिंग लिंक्स भी आपको याद हो गए जी। ये रहा हमारा बेलानोग्लॉसस। ये देखिए जी, बेलानोग्लॉसस
is connecting link between non-chordates and chordates. ऐसे ही लंग फिशेस कौन से ग्रुप में आते हैं? यू रिमेंबर, लंग फिशेस भी आपको बताए थे जिनमें स्विम ब्लैडर मॉडिफाई हो जाता है, लंग्स की तरह काम करता है। डिप्नॉय, लंग फिशेस डिप्नॉय ग्रुप के हैं और इस डिप्नॉय ग्रुप को अंकल ऑफ एम्फीबिया भी कहते हैं। डिप्नॉय इज अंकल ऑफ एम्फीबिया, लंग फिशेस, राइट? लंग फिशेस के नाम याद है? प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसायरन, नियोसेरेटोडस. Lung fishes are connecting link between fishes and amphibians. तो पूरी एनिमल किंगडम में कहीं ना कहीं कोई एनिमल ऐसा मिल रहा है जो तो चाहे नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में, फिशेस और एम्फीबियन के बीच में, एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच में, रेप्टाइल एंड बर्ड के बीच में, एंड देन रेप्टाइल एंड मैमल के बीच में. Another important animal is लेटिमेरिया या सीलोसैंथ फिश. इस पे भी आपको कई जगहों पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. लेटिमेरिया और सीलोसैंथ, connecting link between fishes and amphibians. Chimera, another important fish. Connecting link, chimera is connecting link between cartilaginous fishes and bony fishes. Pisces में आपने सुपर क्लास है Pisces, इसमें कॉन्ड्रिच थाइस कार्टिलेजिनस फिशेस पढ़े, ऑस्ट्रिच थाइस बोनी फिशेस पढ़े हम. सो कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक हमें देखने को मिलता है एनिमल, दैट इज काइमेरा. ऐसे ही फिशेस एंड एम्फीबियंस के बीच में हमें लेटिमेरिया दिख रहा है, लंग फिशेस हैं. तो ये सब एग्जांपल्स जो है ना, प्लीज याद जरूर रख लीजिएगा. राइट जी, चलो बढ़ सकते हैं आगे. ग्रेट. अब मैं आपको बता देता हूं जी, ये लिविंग फॉसिल्स क्या है. लिविंग भी कह दिया और फॉसिल भी कह दिया. लिविंग फॉसिल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो लिविंग हैं अभी, पर इनमें पिछले हजारों सालों में कोई खास इवोल्यूशनरी बदलाव नहीं हुआ. गिंगो आपने सुना होगा, गिंगो. कॉकरोच को भी लिविंग फॉसिल कहते हैं. इवन दी एगलिंग मैमल्स जो हमने पढ़े हैं अभी, डकबिल प्लेटिपस, दे आर लिविंग फॉसिल्स. सो लिविंग फॉसिल्स परिभाषा लिखिए जल्दी से. Living fossils are organisms that have remained unchanged over millions of years and they closely resemble the fossils of their ancestors, जिनमें पिछले हजारों लाखों सालों में कोई खास इवोल्यूशनरी बदलाव नहीं हुआ है. Ginkgo biloba, important. Ginkgo species have remained unchanged for the past 51 million years ago. Similar trees were alive 170 million years ago. Strange. इतने हजारों सालों में कोई खास इवोल्यूशनरी बदलाव नहीं हुआ. लिविंग फॉसिल में ही कॉकरोच भी इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा. आपने एक और लिविंग फॉसिल आर्थ्रोपोडा में पढ़ा होगा, किंग क्रैब लिमुलस. डू यू रिमेंबर दैट? आर्थ्रोपोड्स में किंग क्रैब लिमुलस लिविंग फॉसिल. नियोपाइलिना को भी लिविंग फॉसिल कह देते हैं. पेरीपेटस को भी लिविंग फॉसिल कहते हैं जी. स्फिनोडॉन को लिविंग फॉसिल कह देते हैं. देन प्रोटोथीरियंस जो हैं, एग लेइंग मैमल्स, प्रोटोथीरियंस, एग लेइंग मैमल्स, दे आर आल्सो कंसीडर्ड लिविंग फॉसिल्स. राइट जी. स्फिनोडॉन पंक्टेटस, जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि एम्फीबिया रेप्टिलिया के बीच में एक लिंक है. टुआटारा भी कहते हैं ना इसे. The tuataras are reptiles whose lineage goes back to 240 million years ago. They have very primitive heart, brain structure and posture is similar to the ancestors of all reptiles and amphibians. तो इस टुआटारा में, स्फिनोडॉन में, जो कि सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है, जिसमें हाईली डेवलप्ड पाइनियल ग्लैंड है, इसमें भी कोई खास इवोल्यूशनरी बदलाव नहीं हुए हैं पिछले हजारों लाखों सालों में. तो ये एनिमल्स लिविंग फॉसिल्स कहलाते हैं. ठीक है जी. सो अभी तक हम क्या क्या एविडेंसेस पढ़ चुके. जिक्र तो हम यही कह रहे थे ना कि इवोल्यूशन को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख नहीं सकते. इवोल्यूशन पे यकीन करना है तो एविडेंसेस हैं. एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, एटाविज्म, ये सब पढ़ा.
एविडेंसेस फ्रॉम पेलिएंटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी। फॉसिल्स के बारे में आपको बताया क्या क्या मेथड्स हैं फॉसिल्स की डेटिंग करने के लिए, उनकी उम्र जानने के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस सबसे बढ़िया बेहतरीन मेथड है, राइट। इसके बाद मैंने आपको कनेक्टिंग लिंक्स बताए, ट्रांजिशनल फॉर्म्स, लिविंग फॉसिल्स बताए। अब हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल एविडेंसेस, एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। ऐसे ही और भी एविडेंसेस हैं। देयर आर एविडेंसेस फ्रॉम जू जियोग्राफी आल्सो, देयर आर एविडेंसेस फ्रॉम सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स आल्सो। वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो अब आपसे विदा लेते हैं। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर ऐसे ही आपसे मिलता रहूंगा, ऐसे ही आपकी नीट की प्रिपरेशन को एकदम स्ट्रेंथन कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि बस नीट के एग्जाम वाले दिन आप एकदम प्रसन्न चित्त हो, कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो, आपको ऐसा लगे कि भाई हम ये एग्जाम में बेहतरीन रैंक लेकर के ही आएंगे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बेहतरीन सीट लेंगे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, अपने मेंटर्स के कांस्टेंट संपर्क में रहिए, आपके टीचर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, पूरी बायजूस की टीम आपके साथ है। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। बाय बाय।